हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शिक्षार्जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। योर वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के विषय में। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 क्या है इसके विधिक प्रावधान। इन्हें जानने से पहले हम जानते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की पृष्ठभूमि के बारे में। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति का निरोध आदेश सरकार के द्वारा पारित किया जाता है। ये निरोध आदेश क्या होता है, गिरफ्तारियां क्या होती हैं। तो हमारे संविधान में निरोध आदेशों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है और निरोध की विधियां हमारे संविधान का एक अंग है। तो इस कारण से हम ये नहीं कह सकते हैं कि रासुका अधिनियम संविधान के अनुच्छेदों का अतिक्रमण करता है या उनका वायलेशन करता है, जैसे कि आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार का वायलेशन करता है या फिर आर्टिकल 22 का वायलेशन करता है। भारत के अलावा और भी देश हैं जिनमें इस प्रकार के अधिनियम जो निवारक निरोध की विधियां हैं वे लागू नहीं होती हैं। कब नहीं होती हैं? जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशंस है, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशंस है। इन कॉन्स्टिट्यूशंस में निवारक निरोध विधियां सामान्य स्थिति में यानी कि शांति काल में प्रयोग में नहीं लाई जाती हैं। तो कब प्रयोग में लाई जाती हैं? यदि अमेरिका के अंदर आपात की स्थिति विद्यमान है तो वहां पर एक एक्ट है जिसे हम द फेडरल सिक्योरिटी एक्ट 1950 के नाम से जानते हैं। आपातकाल की सिचुएशन में अमेरिका में फेडरल सिक्योरिटी एक्ट 1950 एक्टिव हो जाता है और जैसे ही शांतिकाल होता है, आपातकाल की स्थिति खत्म होती है, तो पुनः निवारक निरोध विधियां वहां लागू नहीं रहती हैं। ठीक, यही कंडीशन मिलती जुलती इंग्लैंड की भी है, लेकिन इसके विपरीत भारत की कंडीशन अलग है। भारत की भौगोलिक परिस्थितियां अमेरिका इंग्लैंड से अलग है। भारत एक अलग महाद्वीप पर है, अमेरिका एक अलग महाद्वीप पर है। तो कुछ भौगोलिक परिस्थितियां भी होती हैं, कुछ राजनीतिक परिस्थितियां भी होती हैं जिनके कारण हम इस प्रकार की विधियों को लागू करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की भौगोलिक परिस्थितियां, भारत की राजनीतिक परिस्थितियां अमेरिका और इंग्लैंड से विपरीत हैं। इसलिए भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे अधिनियमों का लागू होना ये संविधान के अंतर्गत संविधान वेत्ताओं की सोची समझी गई एक प्लानिंग है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसे पढ़ने वाले हैं एमपी एडीपीयू के एग्जाम के अकॉर्डिंग। इसलिए हम इस पर ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करते हुए इसको हम अब अपने जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ये अधिनियम बहुत से अन्य एग्जामों में भी पूछा जाता है। व्यापम के एग्जाम में है, यूपी इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में। तो ये बहुत सारे एग्जाम्स हैं इस प्रकार। ये जो रासुका है ये पूछा जाता है और रासुका को लेकर के कुछ लोगों में बहुत भ्रांतियां भी बनी हुई हैं। आज हम कोशिश करेंगे उन भ्रांतियों को तोड़ने का। फ्रेंड्स, यूट्यूब के माध्यम से हम जब मैंने यूट्यूब को देखा और तो मैंने ये पाया कि इस एक्ट में कुछ इस प्रकार की लोगों के बीच में भ्रांतियां आ गई हैं जो कि उस एक्ट में है नहीं है। लेकिन कुछ पढ़ाने का तरीका, कुछ पढ़ने का तरीका, ये हम पर डिपेंड करता है। इसके लिए हम कानून को दोष नहीं दे सकते हैं। इसके लिए क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज है, वो बार बार मुझसे ये प्रश्न पूछा कि सर ये आर्टिकल का वायलेशन करता है, ये सीआरपीसी का वायलेशन करता है, सेक्शन 56, 76 और सेक्शन 50 सीआरपीसी का वायलेशन करता है। तो मैं ये कहूँगा ये ना सीआरपीसी का वायलेशन करता है और ना ये कॉन्स्टिट्यूशंस का वायलेशन करता है। ये एक्ट, फिर से दोहराना चाहूँगा, यह एक्ट संविधान का एक भाग है। इसे संविधान के आर्टिकल 22 में कवर किया गया है। आर्टिकल 22 में 7 खंड हैं। प्रथम 3 खंड दंडात्मक विधियों से संबंधित हैं। दंडात्मक विधियों में किसी व्यक्ति को दंड देने के उद्देश्य से उसकी गिरफ्तारी की जाती है तो उसे हम प्यूनिटिव अरेस्ट बोलते हैं। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को कुछ ऐसी गतिविधियां, सामाजिक विरोध गतिविधियां या देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए उसको डिटेन किया जाता है। तो इस प्रकार की
हम जो कार्रवाइयाँ हैं उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव लॉ। तो ये दोनों को ही संरक्षण प्राप्त है और ये मनमाना नहीं हो सकता। एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कि सरकार इसे अपने मनमानेपन तरीके से लागू नहीं कर सकती है, इसलिए भारतीय संविधान में इसे संरक्षण प्रदान किया गया है। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 के खंड 1, 2, 3 ये गिरफ्तारियों से संबंधित हैं, जो कि दंडात्मक गिरफ्तारियां होती हैं। वहीं आर्टिकल 4, 5, 6, 7 ये निरोध से संबंधित खंड हैं। इनमें निरोध की विधियों को जो है संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी कि कार्यपालिका के मनमाने पन से इसे प्रोटेक्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम चलते हैं अपने मेन विषय की ओर। हमारा मेन विषय है MP ADPO का एग्जाम, जो अभी हाल ही में होने वाला है। इसके लिए हम इसे स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस एक्ट में कुल 18 सेक्शन है। इसमें चैप्टर नहीं है, इसमें सिर्फ डायरेक्ट सेक्शंस को कवर किया गया है। और ये एक्ट नंबर 65 है ऑफ 1980 का। इसकी इन्फोर्समेंट डेट, हर एक एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट होती है, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जनरल सी बात है, ठीक। 27 दिसंबर 1980 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है और 27 दिसंबर 1980 को ये लागू हो जाता है। अब एक प्रश्न और आता है, क्या ये संपूर्ण भारत पर लागू होगा? आज की डेट में हमारा जो रासुका है संपूर्ण भारत पर लागू हुआ है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के आने के कारण, जब अभी 2019 में धारा 370 खत्म हुई है और वहां पर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हुआ है 2019, उसके द्वारा इस एक्ट को जम्मू कश्मीर पर भी लागू किया गया है। इसलिए यह एक्ट अब ये भारत की संपूर्ण टेरिटरी पर लागू होता है। तो फ्रेंड्स रासुका संपूर्ण भारत पर लागू होता है। इसमें 18 धाराएं हैं और 27 दिसंबर 1980 को ये लागू होता है। अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन सेक्शन। सेक्शन फर्स्ट, जो कि हमें बताती है, इसका टाइटल, इसे हम रासुका कहेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के नाम से जाना जाएगा। संपूर्ण भारत पर लागू होगा और यह कब एप्लीकेबल होगा? 27 दिसंबर 1980 को संपूर्ण भारत पर मतलब ये लागू हो चुका था, ठीक। इसके बाद हम सेक्शन 2 पर आते हैं। सेक्शन फर्स्ट में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। सेक्शन 2 में ही बताया गया है कि डेफिनेशंस क्लॉज है। हर एक अधिनियम में अपना डेफिनेशन क्लॉज जनरली सेक्शन 2 में ही होता है। तो फ्रेंड्स इसमें 5 प्रकार की डेफिनेशन दी गई हैं। आइए जानते हैं 5 प्रकार की डेफिनेशन कौन कौन सी हैं। सेक्शन 2 5 डेफिनेशन है इसमें। फर्स्ट डेफिनेशन है समुचित सरकार की। समुचित सरकार, देखिए इसमें जो ऑर्डर पास किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा ही पारित किया जाएगा, ठीक। इसलिए हम समुचित सरकार की डेफिनेशन इसमें जिसके द्वारा पारित किया जाता है उसकी हम मान लिया जाएगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तो स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपको समुचित डेफिनेशन सरकार की जाननी है तो आप CRPC में चले आइए, वहां आपको समुचित सरकार की डेफिनेशन बहुत अच्छे से बताई गई है। इसके बाद हम आते हैं, इसको हम नंबरिंग देंगे का, इसको खा। इसके बारे में बताया गया है कि निरोध आदेश। निरोध आदेश क्या होता है? धारा 3 के अंतर्गत जो आदेश किया जाता है उसे हम धारा 3 के अंतर्गत, इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जो आदेश किया जाएगा उसे हम निरोध आदेश के नाम से जानते हैं। अब इसमें आते हैं हम गा पर। गा में बताया गया है विदेशी व्यक्ति कौन होगा? तो विदेशी व्यक्ति के लिए एक अधिनियम है, विदेशी व्यक्ति विषयक अधिनियम 1946। उसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है। विदेशी विषयक अधिनियम 1946 में विदेशी व्यक्ति को डिफाइन किया गया है। इसके बाद हम आते हैं घ में, यानी कि व्यक्ति कौन होगा? तो व्यक्ति के अंतर्गत विदेशी व्यक्ति को भी सम्मिलित किया गया है। व्यक्ति इंक्लूड फॉरेन पर्सन। अब आते हैं हम लास्ट वाली डेफिनेशंस पर। जो लास्ट वाली डेफिनेशंस है ये बताती है कि संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार का मतलब क्या लगाया जाएगा? तो संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार का मतलब लगाया जाएगा वहां का प्रशासक, ठीक। ये 5 डेफिनेशंस है। कोई भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। बताइए रासुका के अंतर्गत विदेशी व्यक्ति को किस धारा में डिफाइन किया गया है? तो आप बताएंगे झट से।
धारा 2 गवर्नमेंट डेफिनेशन में आ गया। ठीक, इसी प्रकार से आप अपने सहूलियत के हिसाब से अपने कोड बना सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, और आपको जैसे इजीली लगे वैसे आप इन डेफिनेशंस को क्रम से सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम हॉल में आसानी से याद आ सके। ठीक, इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इस सेक्शन से ही ओटी आने की पूरी प्रबल संभावनाएं हैं। सेक्शन 3 निरोध आदेश। सेक्शन 3 निरोध आदेश। ठीक, कतिपय व्यक्तियों के लिए निरोध आदेश है इसमें, तो हम निरोध आदेश लिखते हैं खाली। आप साथ में बैरेट भी लीजिए और बैरेट को साथ में देखते चलिए। इसमें कुल मिलाकर के 5 उपधाराओं में से कवर किया गया है। उपधारा 5 उपधाराओं में निरोध आदेश पारित करने की प्रोसीडिंग्स को कवर किया गया है। ये कैसे किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, इसकी रिपोर्ट किसको दी जाएगी, राज्य सरकार के द्वारा किसे दी जाएगी, केंद्र सरकार के द्वारा किसे दी जाएगी, और जो प्राधिकारी है, प्राधिकारी अधिकारी के द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के लिए निरोध आदेश पारित किया गया है तो उसकी रिपोर्ट कहां दी जाएगी, इन सब बातों को हम डील करेंगे सेक्शन 3 की 5 उपधाराओं में। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उपधारा 1 आती है। ठीक, इसमें हम देखते हैं, देखिए 1 उपधारा आती है, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी। ये कोड है, या इसे नोट्स भी समझ सकते हैं आप, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसे बनाना है। ठीक है, याद करने के लिए 1 2 3 4 5 इन 5 में ये उपधारा कवर हो जाएगी। देखिए फर्स्ट उपधारा कब निकाला जाता है ऑर्डर, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जब समुचित सरकार को, यानी कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ये लगता है, दोनों में से किसी को भी ये लगता है कि कोई व्यक्ति जो कि राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था या उस राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था या फिर उस राष्ट्र के, हमारे भारत देश के विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रतिकूल कोई काम करता है, या तो हमारे भारत की सुरक्षा के प्रतिकूल कोई काम करता है, या हमारे विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के विपरीत कोई कार्य करता है, तो उसको उन कार्यों को करने से रोकने के लिए ये आवश्यक है कि उसको डिटेन किया जाए, उसको निरोध में लिया जाए। ठीक, तो समुचित सरकार धारा 1 में जो ऑर्डर पास किया जाएगा वो समुचित सरकार के द्वारा पास किया जाएगा। आपको यही सब चीजें याद रखनी है। धारा 1 में जो ऑर्डर पास किया जाएगा वो समुचित सरकार के द्वारा पास किया जाएगा। अब ये समुचित सरकार में से दोनों में से कोई भी हो सकती है, केंद्र भी हो सकती है और सेंट्रल भी हो सकती है। ठीक है, और स्टेट भी हो सकती है, ये दोनों सरकारें हो सकती हैं। आधार क्या होगा, जब कोई व्यक्ति राष्ट्र की सुरक्षा के प्रतिकूल कोई काम करता है या फिर हमारे राष्ट्र और किसी अन्य राष्ट्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विपरीत या प्रतिकूल कोई कार्य करता है, तब उस व्यक्ति को डिटेन में लिया जा सकता है और उसके लिए इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश पारित किया जा सकता है। धारा 3 के अंतर्गत इसका क्लॉज 2 आता है। इस उपधारा को हमने 2 क्लॉजों में डिवाइड किया है, एक ए क्लॉज, दूसरा बी क्लॉज। अब देखिए, ए में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी पूर्ण संबंध आ गए, हमारे किसी अन्य राष्ट्र से संबंध आ गए। बी में बताया गया है कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति हमारे धरती पर है और वह बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के या किसी विधिपूर्ण तरीके से है, तो विधिपूर्ण तरीके के बिना भारत की भूमि पर है, तो अब उसको हम क्या करेंगे, उसको रेगुलेट करने के लिए, भारत की भूमि से बाहर निकालने के लिए उसको हम डिटेन करवा देंगे, उसको हम निरोध में ले लेंगे और इस धारा के अधीन आदेश पारित कर दिया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। आपको ये ही ध्यान रखना है कि कौन सा ऑर्डर स्टेट के द्वारा किया जा रहा है, कौन सा सेंट्रल के द्वारा किया जा रहा है, कौन सा प्राधिकारी या अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है, यही याद रखने के लिए पॉइंट है। सेकंड आते हैं, अब आते हैं हम कि यहाँ भी समुचित सरकारी ऑर्डर पास करेगी, ये भी समुचित सरकार का ही है, ये भी समुचित सरकार ही पास करेगी इसको भी। ठीक है, अब यहाँ के जो ग्राउंड्स हैं वो थोड़े से इससे डिफरेंट है। यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा थी, यहाँ पर थी राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा आपका किसी राज्य की सुरक्षा। पॉइंट नोट कीजिए, राज्य की सुरक्षा को लेकर के कोई इशू है
यदि कोई व्यक्ति राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल कोई कार्य करता है तो सबसेक्शन 2 में समुचित सरकार केंद्र या स्टेट दोनों में से कोई भी डिटेन ऑर्डर पास कर सकती है उस व्यक्ति को रोकने के लिए, उन कार्यों को करने से रोकने के लिए। ठीक है, राज्य की सुरक्षा हो गया, लोक व्यवस्था हो गया, या लोक व्यवस्था भी आ जाएगा, पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, यहां लोक व्यवस्था शब्द है, या राज्य की सुरक्षा है या राष्ट्रीय सुरक्षा है, या राष्ट्रीय सुरक्षा है। सेक्शन फर्स्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा है, इन दोनों में डिफरेंट है, या राज्य की है या राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय और राज्य दोनों में अलग अलग अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं, एक और ग्राउंड है हमारा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जो जन साधारण के लिए किसी आवश्यक प्रदाय या सेवाओं को बाधित करता है या उन आवश्यक प्रदाय और सेवाओं के प्रतिकूल कोई कार्य करता है तो उसको रोकने के लिए, उन कार्यों को करने से रोकने के लिए, कोई प्रतिकूल कार्य करने से रोकने के लिए डिटेंशन ऑर्डर इस धारा के अंतर्गत पारित किया जाएगा। आवश्यक प्रदाय और सेवाएं, आवश्यक प्रदाय और सेवाएं। अब देखिए इसमें एक स्पष्टीकरण जुड़ा हुआ है, आवश्यक प्रदाय और सेवाओं में एक स्पष्टीकरण जुड़ा हुआ है, यहां से भी वो ओटी बन सकती है। अब देखिए इसमें एक अधिनियम आता है, चोर बाजारी निवारण आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980। अब उस 1980 के अंतर्गत ये जो आवश्यक प्रदाय और सेवाएं, उसकी धारा 3 में वर्णन किया गया है कि आवश्यक प्रदाय क्या होंगे। इस सेवा को आप हटा दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, सेवाओं को भूल जाइए, प्रदाय पे आ जाइए। तो ये जो चोर बाजारी निवारण अधिनियम, चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 में धारा 3 में बताया गया है कि आवश्यक प्रदाय क्या होगा। तो वो जो आवश्यक प्रदाय उस धारा में बताया गया है, उसके स्पष्टीकरण में बताया गया है, वो पद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। यदि उस अधिनियम के अंतर्गत चोर बाजारी, या देखिए चोर बाजारी या और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के अंतर्गत यदि कोई ऑर्डर इस ग्राउंड पर पारित किया जा सकता है, अगर इस अधिनियम के अंतर्गत कोई ऑर्डर इस ग्राउंड पर पारित किया जा सकता है आवश्यक प्रदायों पर, तो फिर वो ऑर्डर उसी अधिनियम के अंतर्गत पारित किया जाएगा, ना कि इसके अंतर्गत। ठीक, ध्यान रखना है आपको, आवश्यक प्रदाय और सेवाएं अलग वर्ड है इसमें। ठीक, तो आपको आई होप कि ये समझ में आया होगा कि आवश्यक प्रदाय सेवाओं का इसका जो है स्पष्टीकरण बताया गया है कि ये इस अधिनियम में जो आवश्यक प्रदाय वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 में कार्रवाई की जा सकती है, वो ये अधिनियम उस पर लागू नहीं होगा। तीसरा वर्ड आता है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें बताया गया है कि अब देखिए यदि राज्य सरकार को ये लगता है कि जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त की स्थानीय अधिकारिताओं के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि कोई व्यक्ति लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा और आवश्यक प्रदाय और सेवाओं में कोई बाधा या व्यवधान उत्पन्न कर रहा है या उसके प्रतिकूल कोई कार्य कर रहा है, तो फिर क्या करेगी गवर्नमेंट, एक लिखित आदेश निकालेगी और उस लिखित आदेश में ये निर्देश होगा किसके लिए, डीएम के लिए, यानी कि कलेक्टर जिसे हम जनरली बोलते हैं, और सेकंड इसमें आएगा सीपी यानी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस। सीपी कहाँ होता है, जहाँ कमिश्नरी लागू होती है वहाँ सीपी होता है। तो जहाँ ये डीएम और सीपी यानी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस के लिए और डीएम के लिए आदेश निकाला जाएगा कि वह भी उपधारा 2 के ग्राउंड्स पर कार्रवाई करें और उपधारा 2 के अंतर्गत कोई ऑर्डर पास करे, इसको नहीं छिड़ेगा। उपधारा 1 के ग्राउंड को ये नहीं छिड़ेगा, उपधारा 2 के जो ग्राउंड है राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और आवश्यक प्रदाय सेवाओं के प्रतिकूल कोई कार्य करता है, तो इन 3 ग्राउंड्स पर डीएम और सीपी ये दोनों कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक, अब जब डीएम और सीपी कार्रवाई करेंगे, ये जो निर्देश निकाला गया था राज्य सरकार के द्वारा कि 3 माह के लिए, इसका एक स्पष्टीकरण है, उपधारा 3 का स्पष्टीकरण जो पढ़ते हैं। ठीक है, उपधारा 3 के स्पष्टीकरण में बताया गया है कि ये जो आदेश निकाला जाएगा सरकार के द्वारा वो 3 माह के लिए रहेगा, और यदि सरकार को लगता है कि परिस्थितियां विद्यमान है तो उसे 3-3 माह करके उस आदेश को बढ़ा सकती है। कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है
कि वो इस स्पष्टीकरण का मतलब लेते हैं डिटेंशन से, कि सरकार डिटेंशन ऑर्डर को बढ़ा रही है। नहीं, सरकार डिटेंशन की अवधि को नहीं बढ़ा रही है, सरकार बढ़ा रही है डीएम और सीपी की पावर को। वो 3 महीने के लिए उसमें नियुक्त की जाएगी और 3 महीने बाद खत्म हो जाएगी। यदि 3 महीने बाद सरकार ने उसे अप्रूवल नहीं दिया, स्पष्टीकरण 3 का यही बताता है, यदि सरकार ने 3 महीने में उसका अप्रूवल नहीं दिया तो ये डीएम और सीपी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अधिनियम की उपधारा 2 के अंतर्गत, धारा 3 की उपधारा 2 के अंतर्गत कार्रवाई नहीं कर सकते। तो फिर फ्रेंड्स इसमें इसको बढ़ाया गया। अब आते हैं हम उपधारा 4 पर। उपधारा 4 हमें ये बताती है कि डीएम सीपी ने कोई कार्रवाई की तो उस कार्रवाई क्या करेगा। डीएम और सीपी ने यदि कोई कार्रवाई की है तो वो अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट तत्काल कहां भेजेगा, राज्य सरकार को भेजेगा। डीएम कहां भेजेगा, डीएम और सीपी अपनी रिपोर्ट कहां भेजेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक। और वो रिप्रेजेंटेशन भी भेजेगा। यदि सामने वाले व्यक्ति को आदेश पारित किया गया है डीएम और सीपी के द्वारा तो उसने रिप्रेजेंटेशन दिया होगा। जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो व्यथित व्यक्ति है, उसने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है उस रिप्रेजेंटेशन को उठा करके और अपनी रिपोर्ट दोनों को उठा करके स्टेट के पास भेज देगा। कौन, डीएम और सीपी। कितने दिन में, तत्काल, कोई लिमिट नहीं, तत्काल, ठीक है। अब इस बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बाद में डिस्कस करेंगे, सेक्शन 8 से रिलेटेड है, इसको बाद में आएंगे। इसके स्पष्टीकरण 8 में इसके स्पष्टीकरण धारा 3 बता दिया गया, सॉरी 4 की बात चल रही है, ये 3 नहीं है, उपधारा 4 है। ये रिपोर्ट दी जाएगी डीएम, 3 के द्वारा आदेश निकाला जाएगा, 4 में रिपोर्ट और रिप्रेजेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज दिए जाएंगे। उपधारा 4 का एक स्पष्टीकरण है। उपधारा 4 में एक स्पष्टीकरण जुड़ा हुआ है, वो ये बताता है कि जिस किसी व्यक्ति के विरुद्ध में निरोध आदेश डीएम और सीपी के द्वारा पारित किया गया है तो उस व्यक्ति को उसके आधारों की सूचना देनी होगी कि वही किस आधार पर यह आदेश दिया गया है। तो उसके लिए मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 5 डेज कम से कम और अधिकतम 15 डेज, ठीक। अब इसमें क्या करना है, 5 दिन की लिमिटेशन है, 5 दिन ये डीएम का पावर है। लेकिन यदि 5 दिन के बाद 6वां दिन होता है तो फिर उसको कारण लिखित में देने होंगे कि भाई किस कारण से 5 दिन के बाद उसको सूचना दी गई थी, वो कारण उसको स्पष्ट लिखित में देने होंगे, ठीक है। अब यदि डीएम और सीपी के द्वारा कोई ऑर्डर किया जाता है, निरुद्ध आदेश किया जाता है, वो कितने दिन तक प्रवर्त रहेगा, वो रहेगा 12 डेज तक। कितने दिन तक, 12 डेज तक। यदि 12 डेज तक इसको जो रिपोर्ट भेजी गई थी स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट ने यदि इसको अप्रूवल नहीं दिया तो फिर क्या होगा, ये जो है अवधि खत्म हो जाएगी और उस व्यक्ति छोड़ दिया जाएगा, ठीक, उसका निरोध नहीं किया जाएगा। इसका निरोध 12 डेज के बाद में अप्रूवल के अधीन है। किसके अप्रूवल, गवर्नमेंट के अप्रूवल के अधीन है, ठीक। अब एक प्रश्न और आता है, सेक्शन 8 में पढ़ेंगे उसे, ठीक है। ये अब आते हैं हम सेक्शन 5 पर। सेक्शन 5 क्या करेगी, यदि मान लिया जाए ये आदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया था तो अब स्टेट गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट किसे देगी, स्टेट गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने दिन में, 7 डेज में भेज देगी। यदि स्टेट गवर्नमेंट ने स्वयं से ऑर्डर निकाला था धारा 3 की उपधारा 1 में या 2 में तो वो अपनी रिपोर्ट 7 डेज में सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी, या उसने उपधारा 3 के अंतर्गत जो डीएम और सीपी का आदेश था उसको अप्रूव किया था तो उस अप्रूवल आदेश को और स्वयं के द्वारा निकाले गए आदेश को, दोनों को 7 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड करेगी अपनी कार्रवाइयों को। वो सारी अपनी कार्रवाइयाँ, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन, वो सब मटेरियल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, विद इन 7 डेज। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सेक्शन 3 समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम सेक्शन 4 पर। सेक्शन 4 बताती है, मैं एक सेक्शन को लेता हूं जिससे कि स्टूडेंट्स को आसानी से सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। सेक्शन 4 बताती है आदेशों का निष्पादन। कौन से आदेश, निरोध आदेश, धारा 3 के आदेश,
आदेशों का निष्पादन कैसे किया जाएगा? आदेशों का निष्पादन ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी किया जाएगा। उसकी प्रोसेस क्या होगी? जो सीआरपीसी में वारंट के निष्पादनों के लिए प्रोसेस है, गिरफ्तारी के वारंटों के निष्पादन के लिए ये प्रोसेस है, वही प्रोसेस इस अधिनियम के अंतर्गत निरोध आदेशों को लागू होगी। ठीक, इसके बाद आप आते हैं सेक्शन 5 पर। सेक्शन 5 ये बताती है कि भाई निरोध का स्थान और वे दशाएं क्या होंगी जिसमें किसी व्यक्ति का निरोध किया जाएगा, उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा। देखिए, तो इसके अंतर्गत हमें देखना है स्थान, जिस स्थान पर उसे रखना है, वे दशाएं किन दशाओं में रखना है, क्या कंडीशन होंगी, और भरण पोषण इन दशाओं को रेगुलेट किया जाएगा। भरण पोषण का ध्यान रखा जाएगा और अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। देखिए, स्थान, भरण पोषण, अनुशासन और अनुशासन को भंग करने के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर रखा गया है और वह वहां उस स्थान पर सरकार द्वारा बनाए गए, रेगुलेट किए गए डिसिप्लिन को यदि ब्रीच करता है तो उस व्यक्ति को उसके लिए दंडित किया जा सकता है। दंड कितना रहेगा? अधिकतम 2 वर्ष। ठीक है, इसका अधिकतम 2 वर्ष दंड रहेगा। यदि वो दशाओं को उल्लंघन करता पाया गया तो 2 वर्ष के लिए दंड और जुर्माना दोनों लागू किया जा सकता है। ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं सेक्शन 6 पर। सेक्शन 6 ये बताती है कि किसी भी निरोध आदेश का अविधि मान्य या अपरिवर्तनशील ना होना। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ लॉ फैक्ट्स होते हैं, तो जैसे कि कोई कमी आती है किसी आदेश में या कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को तो उन्हें बताया गया है सेक्शन 6 में। यदि इस धारा 6 के अंतर्गत बताया गया है कि यदि धारा 3 के अंतर्गत कोई आदेश निकाला गया है और वह व्यक्ति जिसके खिलाफ आदेश निकाला गया है वह सरकार के स्थानीय अधिकारिताओं के बाहर है, उस राज्य से बाहर है या उस अधिकारी या प्राधिकारी की स्थानीय क्षेत्र से बाहर है, तो ये नहीं समझा जाएगा कि उस व्यक्ति के लिए निकाला गया था जो उसकी स्थानीय अधिकारिता से ही बाहर था, उस राज्य से ही बाहर था, तो इस कारण से वह अपरिवर्तनशील नहीं हो जाएगा या अविधिमान्य नहीं हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसमें एक पॉइंट और, यदि किसी व्यक्ति का हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में उसको शिफ्ट करते हैं, तो उसका ऐसा शिफ्ट किया जाना, जैसे मान लिया जाए एमपी की गवर्नमेंट किसी बंदे को यूपी में शिफ्ट करना चाहती है, धारा 3 के अंतर्गत जो आदेश निकाला उसे, ठीक, तो यूपी में उसे सेट करना चाहती है तो यूपी गवर्नमेंट की कंसेंट यहां होगी, उसकी परमिशन लेनी होगी। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्शन 6 पर। सेक्शन 7 बताती है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में प्रोसीजर जो धारा 3 के अधीन निकाले गए निरोध आदेश का निष्पादन नहीं होने दे रहा है और वह व्यक्ति फरार हो गया है, तो अब क्या करें भाई? व्यक्ति फरार हो गया है, देखिए उसके लिए भी प्रोसेस है इस एक्ट में। सेक्शन 7 फरार व्यक्तियों के बारे में प्रोसेस, किसके बारे में? फरार व्यक्ति। अब देखिए, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो कि फरार हो गया है इस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाइयों से बच रहा है, तो अब क्या किया जाएगा? वह व्यक्ति जिस स्थानीय अधिकारिता वाले न्यायालय के अंतर्गत आता है उस स्थानीय अधिकारिता वाले न्यायालय में, यानी कि 2 प्रकार के न्यायालय होंगे, JMFC और M, ठीक, यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ठीक, तो ये दोनों, ये महानगर मजिस्ट्रेट होता है, महानगर मजिस्ट्रेट, ये भी फर्स्ट क्लास कैटेगरी के होते हैं। महानगर में है तो महानगर मजिस्ट्रेट, यदि महानगर से बाहर है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, इन दोनों के न्यायालय में एक रिपोर्ट दी जाएगी फरार व्यक्ति के संबंध में, वही व्यक्ति फरार हो गया है। ठीक है, अब जब फरार व्यक्ति के संबंध में रिपोर्ट दे दी जाती है तो क्या होगा? तो यहां पर सीआरपीसी की सेक्शन कौन सी लागू हो जाएगी? जो अटैचमेंट वाली है, 82, 83, 84 और 85, ये सभी सेक्शन यहां पर एप्लीकेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या किया जाएगा? उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, उसको मजबूर किया जाएगा, उसको हाजिर करवाया जाएगा। ठीक है, ये काम करने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट अब क्या करेगी? अब स्टेट गवर्नमेंट एक आदेश निकालेगी और उस आदेश में ये निर्देश देगी कि वह व्यक्ति सो एंड सो स्थान पर या समय पर हाजिर हो। ठीक, स्थान बताएगी कि फलाने स्थान पर हाजिर हो, फलाना समय होगा,
इस समय पर हाजिर हो, कुछ समय उसको दिया जाएगा। यदि उसने इसको भी ब्रीच किया, यदि उसने इसको ब्रीच किया तो फिर उसकी जो है सेक्शन 7 की उपधारा 1 का बी क्लॉज है ये। अगर उसने बी क्लॉज को ब्रीच किया तो उसको 1 वर्ष का दंडादेश दिया जाएगा और साथ में जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, और इस अधिनियम के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत जो कार्रवाई की जाएगी वह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगी। ठीक, इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 8 पर। सेक्शन 8 हमें ये बताती है निरोध के आदेशों, निरोध के जो आधार हैं उनको संसूचित करने का काम करेंगे, उनको कम्युनिकेट करेंगे। यानी कि सेक्शन 8 में निरोध के आधारों का संसूचित किया जाना। फर्स्ट, जब किसी व्यक्ति को जब किसी व्यक्ति को धारा 3 के अंतर्गत निरोध आदेश निकाला जाता है तो फ्रेंड्स उसे 5 दिन और 15 दिन के अंदर 5 डेज और 15 डेज, ये इसकी लिमिटेशन है। इसमें इसको कम्युनिकेट करना होगा अपना आदेश कि भाई क्यों निकाले गए हैं। और यदि ठीक, और वे आधार क्या थे, ग्राउंड्स क्या थे, जिन ग्राउंड्स पर ये आदेश निकाला गया था वो आधार भी कम्युनिकेट करने पड़ेंगे, संसूचित करने पड़ेंगे, संसूचित किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि राज्य सरकार, केंद्र सरकार या प्राधिकारी या अधिकारी को ये लगता है कि जो आधार है, निरोध के जो आधार है, यदि वह डिस्क्लोज किए गए तो फिर उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए कभी कभी आधार नहीं बताए जाते हैं कि किस आधार पर निरोध आदेश निकाला गया है। ये सरकार ने अपने लिए बचाव रखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने देखा कि प्रारंभ में हमने डिस्कस किया था कि यह अधिनियम हमारे संविधान के अनुरूपों, संविधान के विधिक प्रावधानों के अनुरूप है, उसका वायलेशन या अतिक्रमण नहीं करता है। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में हम क्या देखेंगे, सेक्शन 9 जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस ने हमें दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा कार्यपालिका पर यह बाध्यता है कि वह इस प्रकार की कोई विधि लागू करने से पहले कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज हैं जिनको फॉलो करेगा। तो अब यहां से वो फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे हम। ठीक, सेक्शन 9 में क्या पढ़ेंगे, यहां से पढ़ेंगे सलाहकार बोर्ड। देखिए कभी कभी क्या होता है, सरकारें अपने एजेंडे को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, इसलिए इस कार्रवाई को फेयर बनाने के लिए इस प्रकार के प्रावधान अधिनियम में डाले गए हैं। आपको पता होगा कि मेनका गांधी का एक केस आया था 1978 में, तो उसमें नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, वो भी एक इस प्रकार के निरोध से संबंधित एक मामला था मेनका गांधी का। ठीक है, तो हम कोई भी निरोध आदेश को कंफर्म कराने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन करते हैं। सेक्शन 9 से लेकर के सेक्शन 12 तक एडवाइजरी बोर्ड के प्रोविजंस इस एक्ट में मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले सेक्शन 9 एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो कौन करेगा, राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने अपने क्षेत्र में एडवाइजरी बोर्ड का गठन कर सकती हैं। अब एडवाइजरी बोर्ड में किसका गठन किया जाएगा, तो वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या न्यायाधीश रहा है या न्यायाधीश होने के लिए अहर्तित है, यानी कि योग्य व्यक्ति है, उस व्यक्ति को इसमें सेक्शन 9 के अंतर्गत क्या करेंगे, सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनाएंगे। सलाहकार बोर्ड का सदस्य बना दिया। कितने सदस्य होंगे, मैक्सिमम कितनी लिमिट है इसकी, 3। ठीक, 3 व्यक्ति। अब इस 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया। बोर्ड का अध्यक्ष हो गया, 2 व्यक्ति सदस्य हो गए। ठीक है, 3 व्यक्ति क्यों लिए गए हैं, क्योंकि एडवाइजरी बोर्ड की प्रोसेस को मेजर बहुमत के आधार पर बनाने के लिए इस प्रकार 3 सदस्यों का चुनाव किया गया है। यदि कोई डिसेंटिंग मत होता है, विपरीत मत होता है किसी न्यायाधीश का, तो 2 न्यायाधीश मिल जाएंगे और उसको जो है पास कर देंगे उस ऑर्डर को। ठीक है,
वो आगे की सेक्शन में हम उसे सेक्शन 11 में से पढ़ेंगे कि बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे बोर्ड के। तो फ्रेंड्स अब क्या करते हैं हम, यहाँ बोर्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गठित हो गया है। अब इसके बाद हम आते हैं सेक्शन, ये तो 3 मेंबर्स होंगे और उनमें से एक को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। हाई कोर्ट जज होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को हम जो है इसमें इसका सदस्य नियुक्त कर देंगे। कौन? दैट मीन्स गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेक्शन 10 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। रेफरेंस टू एडवाइजरी बोर्ड, यानी कि सलाहकार बोर्डों को निर्देश। सरकार क्या करेगी, यहां पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार, दोनों में से कोई भी सरकार, पहले जो कार्रवाई अधिकारी प्राधिकारी के द्वारा की गई थी उसने स्टेट गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट दी थी, स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दी थी। अब यहाँ पर स्टेट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आ जाएगी, चाहे तो सरकार स्टेट हो या सेंट्रल हो। तो कितने दिन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलाकर के 3 सप्ताह के अंदर 3 वीक्स में अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, एडवाइजरी बोर्ड को सेंड करनी होगी। रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के वे आधार दिए, किस आधार पर ये आदेश निकाला गया धारा 3 के अंतर्गत, वो आधार भी एडवाइजरी बोर्ड को देने होंगे। फ्रेंड्स आधार दिए यहां पर, और वह रिप्रेजेंटेशन जो कि व्यतीत व्यक्ति ने या जिसके विरुद्ध धारा 3 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया उस व्यक्ति ने यदि कोई अभ्यावेदन या रिप्रेजेंटेशन दिया है सरकार को या अधिकारी प्राधिकारी को, वो पर रिप्रेजेंटेशन भी जो है एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष रखना होगा। ठीक, अब एडवाइजरी बोर्ड क्या करेगा, सबसे पहले नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। नेचुरल जस्टिस यानी कि सरकार की रिपोर्ट पर विचार करेगा, और यदि संबंधित व्यक्ति जिसके खिलाफ आदेश दिया गया है वह चाहता है कि उसे सुना जाए बोर्ड के द्वारा, तो बोर्ड उसे सुनने के लिए अग्रसर होगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं दूसरे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना, इसे बोलते हैं नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल। ठीक, तो ये हो गया। अब मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, इसमें ये बताया गया है कि वह व्यक्ति जो बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो रहा है तो उसे एडवोकेट हायर करने की पावर नहीं होगी, वो एडवोकेट के थ्रू नहीं जा सकता। ठीक, एडवोकेट नॉट प्रेजेंट। ठीक, उसे स्वयं जाना होगा और अपने बारे में स्वयं बताना होगा। ठीक है, एडवोकेट इज नॉट प्रेजेंट, और ठीक है एडवोकेट इज नॉट प्रेजेंट। अब मान लिया जाए डिसेंटिंग मत आ रहा है, 3 में से 1 का मत विपरीत है, 2 का मत साथ में है, तो जो 2 का मत है, 2 सदस्यों का मत है 3 में से, उसको जो है मान लिया जाएगा और उसी के अनुसार सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। ठीक, इसके बाद हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पर कि अब सरकार ने 3 वीक्स में जो रिपोर्ट दी थी, तो अब ये बोर्ड के ऊपर भी मैंडेटरी है कि वह अपनी जो है कार्रवाइयों की रिपोर्ट सरकार को सेंड करे कि भाई उस व्यक्ति के लिए पर्याप्त आधार है निरोध के लिए या नहीं है, तो वो अपनी रिपोर्ट जो है किसको देगा, सरकार को देगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देगा, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल हो। तो उसकी लिमिटेशन कितनी है, उसकी है 7 वीक्स। 7 वीक्स में ये बोर्ड को डिस्पोजल देना होगा, यानी कि कार्रवाइयां खत्म करनी होंगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। कब से, जब से निरोध आदेश दिया गया तब से, उस डेट से, उस दिनांक से। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें डिस्पोजल दिया जाएगा। डिस्पोजल का मतलब होता है कार्रवाइयों को खत्म कर देना। तो 7 वीक्स के अंदर बोर्ड अपनी कार्रवाइयों को खत्म करेगा। कहाँ, ये धारा 10 नहीं है, अब ये धारा 11 चालू हो गई है, धारा 11 की बात चल रही है इसमें ये। ठीक है, 10 में तो रिपोर्ट भेज दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन 11 में एडवाइजरी बोर्ड की प्रोसेस, किस प्रोसेस को कैसे फॉलो करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं सेक्शन 12 पर। आई होप कि आपको सेक्शन 11 समझ में आ गया कि सेक्शन 11 में सरकार जो एडवाइजरी बोर्ड है, जो उसकी रिपोर्ट होगी वह गोपनीय होगी। ठीक, इसमें यह भी बताया गया है कि एडवाइजरी बोर्ड अपनी रिपोर्ट देगा, वह गोपनीय होगी, लेकिन रिपोर्ट के एक अलग भाग में उसकी पर्सनल ओपिनियन होगी, राय और रिपोर्ट दोनों अलग अलग हैं। रिपोर्ट उसकी गोपनीय है। रिपोर्ट कैसी है, बोर्ड की रिपोर्ट गोपनीय है, उसको प्रकट नहीं किया जाएगा, लेकिन उसकी जो राय है, राय कैसी
कि संबंधित व्यक्ति को निरोध में रखा जाए या न रखा जाए, ये नहीं, संबंधित व्यक्ति के निरोध में रखे जाने के पर्याप्त कारण है या नहीं है, इस बात को हम बोलते हैं कि सर इसकी राय है, ये इसकी ओपिनियन है। तो इस ओपिनियन को भी एक अलग भाग में, रिपोर्ट से अलग भाग में सरकार को देना होगा। और ये राय जो है ना, ओपिनियन, ये ओपन की जा सकती है, लेकिन रिपोर्ट ओपन नहीं की जा सकती, ये गोपनीय है। ठीक, अब चलते हैं हम सेक्शन 12 पर। सेक्शन 12 बताती है कि सलाहकार बोर्ड के सेक्शन 12 में बताया गया है, सलाहकार बोर्ड के रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई। ठीक, देखिए सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई। ठीक, अब इसमें 2 पॉइंट आएंगे, ध्यान रखना। सलाहकार बोर्ड ने यह कहा है अपनी रिपोर्ट में कि संबंधित व्यक्ति को निरोध करने के लिए पर्याप्त कारण है। उसने जांच की, सामने वाले को सुना और सुनने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस अधिनियम के अधीन 2 धारा 3 के अंतर्गत आदेश निकाला गया था, उस आदेश को निकालने के लिए पर्याप्त कारण थे। तो फिर पर्याप्त कारण है, ये बताना है पर्याप्त कारण है या नहीं है। तो फिर अगर उसने बोल दिया पर्याप्त कारण है, तो फिर सरकार क्या करेगी, समुचित सरकार क्या करेगी, यहाँ पर उसको इतनी अवधि के लिए जितनी वह चाहे, इतनी अवधि के लिए जितनी चाहे उसको निरोध में रख सकती है। ठीक, यदि उसने कहा कि पर्याप्त कारण नहीं है, पर्याप्त कारण नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा, तो समुचित सरकार उस व्यक्ति को तत्काल रिहा करवा देगी। दिस इज ए मैंडेटरी प्रोविजंस, करवा देगी। ठीक, अगर नहीं है कारण तो उसको करना होगा। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 13 पर। देखिए स्टूडेंट, इतनी अवधि के लिए होगा, ये सरकार, ये बता दिया गया है सरकार कितनी अवधि के लिए, लेकिन वह अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है। सेक्शन 13 में बताया गया है कि अधिकतम अवधि किसकी, निरोध की। कितना निरोध किया जाएगा, तो 12 मंथ्स, इससे अधिक नहीं जाएगा। किसी व्यक्ति को यदि हाईएस्ट डिटेंशन ऑर्डर दिया जाएगा तो वो 1 वर्ष से अधिक नहीं जाएगा। 1 वर्ष से नीचे कितना भी हो सकता है, लेकिन 1 वर्ष से ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 14 पर, जो कि ये बताती है कि निरोध आदेश का वापस लिया जाना। मान लिया जाए एडवाइजरी बोर्ड की कहने पर, एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर किसी व्यक्ति को निरोध में डाल दिया। अब सरकार चाहती है कि उस निरोध को जो है वापस लिया जाए, उस आदेश को वापस लिया जाए, उसको रिवॉक किया जाए। तो उसकी हायरार्की क्या होगी, उसका क्रम क्या होगा, तो उसको बताया गया है सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 बताती है कि निरोध आदेश का वापस लिया जाना, निरोध आदेश की वापसी। ठीक, कैसे, यदि निरोध आदेश किसी प्राधिकारी ने किया है, अधिकारी ने किया है, तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है वापस। और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ में सॉरी, यदि किसी अधिकारी या प्राधिकारी ने निरोध आदेश पारित किया है तो उस निरोध आदेश को स्टेट गवर्नमेंट वापस ले सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ उसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी वापस ले सकती है किसी भी समय। ठीक, अगर निरोध आदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया है, ओनली स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यहां पर अधिकारी भी था, ऑफिसर था, ऑफिसर कौन था, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ कलेक्टर कहना उचित नहीं है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर ऑफ पुलिस, इन दोनों के द्वारा किया गया था। तो इस अगर इन्होंने किया है तो स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि आदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया है, ऑफिसर्स के द्वारा पारित नहीं किया गया था, तो फिर उस स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर को सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी रिवॉक कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑर्डर को तो रिवॉक कर ही सकती है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर को सेंट्रल गवर्नमेंट रिवॉक कर सकती है, उसको वापस ले सकती है। ठीक, अब आते हैं हम सेक्शन 15 पर।
सेक्शन 15 ये बताती है कि अस्थायी तौर पर व्यक्तियों का छोड़ा जाना। सेक्शन 15 अस्थायी तौर पर व्यक्तियों का छोड़ा जाना, अस्थायी तौर पर छोड़ा जाना। देखिए अस्थायी तौर पर कैसे छोड़ा जाएगा, सरकार क्या करेगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। अब किसी व्यक्ति को जिसके खिलाफ निरोध आदेश दिया गया था उसको एक तरह से ये पैरोल टाइप की मान लीजिए आप, उसको छोड़ेगी। तो छोड़ेगी तो उस पर कुछ शर्त भी लगा सकती है, उस पर कुछ फर्स्ट शर्तें भी लगा सकती है या शर्त नहीं भी लगा सकती, शर्त के बिना। ठीक है, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जब उसे छोड़ा जाएगा तो उसे ये अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी उपस्थिति के लिए प्रतिभूति दे, और ऐसी प्रतिभूति प्रतिभुओं सहित या प्रतिभुओं रहित हो सकती है। ठीक, प्रतिभूति की मांग करेगी। ठीक है, और सरकार ये भी बता सकती है कि संबंधित व्यक्ति जिससे छोड़ा गया था, तो जो निर्देश दिया गया था छोड़ने का, जो आदेश दिया गया था, उस आदेश में ही ये बता दिया जाएगा कि छोड़े गए व्यक्ति को पुनः जब सरेंडर करना है, अभ्यर्पित करना है, वापस लौट के आना है, तो वह स्थान क्या होगा, सरेंडर करने के लिए, अभ्यर्पित करने के लिए स्थान, समय और प्राधिकारी किसके समक्ष उसको वापस लौटना होगा। जो थोड़े समय के लिए छोड़ा गया था, उस छूटे हुए व्यक्ति को किस स्थान पर आना होगा, किस समय पर आना होगा, किस प्राधिकारी के समक्ष आना होगा, ये सब चीजें उस निरोध आदेश जो अस्थायी तौर पर छोड़ने का जो आदेश दिया गया था उसी में डाल दिए जाएंगे। ठीक है, अब कोई व्यक्ति मान लिया जाए उस निरोध आदेश का पालन नहीं करता है, उस आदेश का पालन नहीं करता है, जो छोड़ने अस्थायी टेम्परेरी जो उसको रिलीज करने का ऑर्डर था, अगर इसको पालन नहीं करता है और अपने आप को पुनः सरेंडर नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। क्या दंड दिया जाएगा, इसमें जो दंड दिया जाएगा वो है, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, 2 ईयर भी हो सकता है या 1 ईयर भी हो सकता है, मुझे याद नहीं है, आप टैली कर लीजिए। सेक्शन 15 में बताया गया है अस्थायी तौर पर छोड़ा जाना। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि इस अधिनियम के अंतर्गत क्या कोई रिपोर्ट होगी, क्या कोई एफआईआर होगी? नहीं, एफआईआर नहीं होती है इस अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर ना होने के कारण इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाइयों का रिकॉर्ड एनसीआरबी के पास नहीं होता। ठीक, आते हैं धारा 16 पर। धारा 16 बहुत कॉमन सी बात करती है जो हर एक अधिनियम में संभवतः होती ही है। सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण। यदि कोई सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अधिकारी, प्राधिकारी, कोई भी इस अधिनियम के अंतर्गत गुड फेथ में कोई काम करता है, सद्भाव पूर्वक कोई काम करता है, तो उसे किसी भी प्रकार के अभियोजन का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसके खिलाफ कोई केस नहीं लगाया जाएगा, कोई केस रजिस्टर नहीं किया जाएगा। फ्रेंड, इसमें जो गुड फेथ वाली बात आती है, इसमें यदि किसी व्यक्ति ने किया है तो फिर हम उसका जो कंडक्ट है उसे देखेंगे, क्या वह कंडक्ट गुड फेथ में था या नहीं। यदि उसका कंडक्ट गुड फेथ में है तो उसे इस अधिनियम के अधीन प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? प्रोसिक्यूट, उसका प्रोसिक्यूशन नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सेक्शन पर और अधिनियम के समापन की ओर। सेक्शन 17। सेक्शन 17 बताता है, इसके 2 सेक्शन मोस्टली रह गए हैं, सेक्शन 17 और सेक्शन 18। सेक्शन 17 में ये बताया गया है कि इस अधिनियम के उपबंध किसी राज्य विधि के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को लागू नहीं होंगे। मतलब यदि किसी राज्य में निरोध को लेकर के कोई लॉ है तो वह सरकार इस अधिनियम से बाध्य नहीं होगी, वह अपने
स्थानीय कानून के अंतर्गत कार्रवाइयां कर सकती है और निरोध आदेश पारित कर सकती है, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा वह आत्यंतिक या एब्सोल्यूट नहीं होगा, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। ठीक जैसा कि मेनका गांधी के केस में बता दिया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोई भी कार्यपालिका के द्वारा किया गया कोई भी आदेश, निरोध आदेश आत्यंतिक नहीं हो सकता है, उसे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से सेक्शन 18 बताता है निरसन और व्यावृत्ति, रिपील एंड सेविंग क्लॉज। देखिए, रिपील एंड सेविंग क्लॉज। ठीक, अब क्या करेंगे, इससे पहले ये जो अधिनियम है, अधिनियम 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 से पहले एक अध्यादेश निकला हुआ था जिसका नाम था राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 1980। तो उस राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के द्वारा क्या किया गया, निरसित कर दिया गया, क्योंकि जब ये 1980 का अधिनियम आ गया तो अध्यादेश हट जाएगा। तो इस बात को धारा 18 में बताया गया है कि इस अधिनियम के द्वारा जो इससे पहले अध्यादेश था उस अध्यादेश को हटा दिया गया और उस अध्यादेश के अंतर्गत जो कार्रवाइयां की गई थी उन कार्रवाइयों को सेव कर लिया गया, यानी कि ये अलग वर्ड है, सेविंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात इस अधिनियम से संबंधित है, यदि मान लिया जाए कोई व्यक्ति सरकार के इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से परेशान है, व्यथित है, दुखी है, हैरान है, तकलीफ में है, तो उसको अब क्या करना चाहिए, उसके पास क्या रेमेडीज हैं। ठीक है, इस अधिनियम में उसे कुछ विशेष रेमेडीज नहीं दी गई हैं। उसके लिए जो रेमेडीज है वो है आर्टिकल 32, उपचार की बात करते हैं। इस अधिनियम में उपचार नहीं है, लेकिन हम अलग से उपचार की बात करते हैं। क्या उपचार होंगे, उसके लिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में उपचार रिट पिटीशन के माध्यम से है। रिट पिटीशन वो संबंधित उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। इसकी लीगलिटी को चैलेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं, लीगलिटी को चैलेंज नहीं करेंगे हम, क्योंकि लीगलिटी को बचाने के लिए कार्यपालिका ने पहले से ही इस अधिनियम में काफ़ी बचाव डाल रखे हैं, इसलिए हम इस अधिनियम को चैलेंज करेंगे इसके फेयर होने पर। क्या इसके अधीन जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो फेयर हैं या नहीं है। अगर कार्रवाइयाँ फेयर नहीं है, रिजू नहीं है, नैसर्गिक नहीं है, तो उन कार्रवाइयों को डिसमिस कराने के लिए हम आर्टिकल 32 और 226 में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स बहुत जल्दी ही मध्य प्रदेश सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी का पेपर होने वाला है। 18 दिसंबर इसकी डेट निर्धारित हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है, नहीं कुछ कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि पेपर होना है। तो फ्रेंड आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने आप को स्ट्रेस और डिप्रेशन से दूर रखिए। ये स्ट्रेस और डिप्रेशन ही है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोकता है। सबसे पहली बात, अगर आपको कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन है तो प्लीज़ आप उसे अपने आप से दूर रखिए कुछ समय के लिए। 1 महीना शेष रह गया, 1 महीने के लिए आप अपने आप को खुश रखिए, हैप्पी रखिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।